हाय ऑल। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दैट इज़ फॉर सीटेट 2023। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये ई सीरीज़ है, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन पूछा है चाइल्ड डेवलपमेंट में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, ठीक है। रचनात्मक चिंतन वो चिंतन होता है जिसमें आप कुछ कुछ नया नया करके सीखते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला उसमें ऑप्शन दिया है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। दूसरा है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तीसरा है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। इस चीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप कोई भी रचनात्मक थिंकिंग नहीं करेंगे, इसमें कुछ क्रिएटिव नहीं है, ठीक है। वो देश का नाम भी बता देगा और मानचित्र पर स्थिति भी बता देगा। कुल कितने राज्य हैं ये भी नहीं हो सकता, कितनी राजधानियाँ, इसमें भी कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है ये भी क्रिएटिव नहीं है। लेकिन अगर आप पहले ऑप्शन पे ध्यान दें कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा अलग अलग देखा और हर बच्चे की क्रिएटिविटी अलग अलग दिखेगी। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, ठीक है। आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें जो एविडेंस होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं या चीज़ों को लेके एनालाइज करते हैं तो उसको जो भी चीज़ आपके पास है उस एविडेंस को आपको क्या करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, ठीक है। उस एविडेंस को आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से। ये तो नहीं ना कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए नहीं। जब तक आप उसको एग्जामिन नहीं करेंगे, आप उसकी रीजनिंग नहीं देखेंगे, आप लॉजिकल नहीं चेक करेंगे तो उसको आप बिना एनालाइज किए एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, गलत, क्योंकि बिना एनालिसिस के लिए आप बिना एविडेंस को एक्सेप्ट किए आप उसको नहीं कर सकते। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए कि आप, इसमें बोला गया है कि जो एविडेंस होता है उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। नहीं, एविडेंस जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे ना तो भी आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कि जो प्रमाण होता है, एविडेंस जो होता है उसको तार्किक तरीके से और सुनियोजित तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें सारे बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो भी पढ़ेगा, जो बच्चा स्पेशल नीड वाला है वो भी पढ़ेगा, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो भी एक साथ पढ़ेगा। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, जहाँ स्टैंडर्ड करिकुलम आ जाता है ना, वो कभी भी समावेशी शिक्षा का भाग नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर बांटना और क्लासिफाई करना, नहीं। समावेशी शिक्षा में कभी भी आप बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर डिवाइड नहीं करते हैं। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं केवल उनको व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान देना, नहीं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे स्पेशल नीड वाले होते हैं वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना हो, उनको सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, ये जरूरी नहीं होता। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, बिल्कुल सही है कि जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको जानते हुए भी आप करिकुलम जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। जो अभिकथन है उसमें कहा है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास जो होता है उस पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग बातें बोली थी। और जब कथन और कारण वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्योंकि लगा के सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इसको रिदम में पढ़ेंगे, क्योंकि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। एक बात समझिए, यहाँ पर बात की गई है लेव वाइगोत्स्की की और जीन पियाजे की, यहाँ बात की गई है खोज अधिगम की। तो डिस्कवरी लर्निंग और जीन पियाजे वगैरह का कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो ए और आर जो है वो दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और भाषा को लेकर के जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिया था। जीन पियाजे के अनुसार
जो संज्ञानात्मक विकास है वो पहले होता है और भाषा का डेवलपमेंट बाद में होता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा होती है वो पहले बनती है और संज्ञानात्मक विकास जो है वो बाद में होता है। बेसिकली पियाजे ने कहा था कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा को सीखने में मदद करता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो भाषा होती है वो संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उसमें टीचर सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, बच्चों को खुद इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं उनको कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के तौर पर अलग करता है। मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। पहला है एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, ठीक है। सीखने की तेज गति, उनकी लर्निंग स्पीड जो होती है ना वो बहुत तेज होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प करते हैं। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता नहीं, ये कमज़ोर बच्चे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स खुद में क्लियर रहते हैं। शारीरिक विकास की तेज गति, ऐसा कुछ नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट है जो सही है? श्रवण बाधित बच्चे जो होते हैं वो प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे सही से सुन नहीं पाते हैं वो आपका प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे कम सुनाई देता है तो मैं चीज़ों को जब समझ ही नहीं पाऊंगी तो कम्युनिकेट क्या करूंगी? तो बिल्कुल सही बात है। सभी जो श्रवण बाधित वाले बच्चे होते हैं उनको संवाद करने के लिए साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए, नहीं। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है वो अलग चीज़ होती है, मतलब जो बच्चे सुन नहीं पाते वो अलग चीज़ होती है। ये यूजुअली डेफ और जो डम बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज को मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। बच्चों के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की जो अक्षमता है उसका विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। ये कोई तरीका नहीं है। मान लीजिए मुझे कम सुनाई देता है, मुझे हियरिंग प्रॉब्लम है, तो ये तो नहीं ना कि आप मेरे कान के पास आके तेज चिल्लाने लगेंगे कि मैं वाकई में सुन सकती हूँ कि नहीं। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो तभी आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जब सुनाई नहीं देता तो कम्युनिकेट भी प्रॉपरली नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन जो है उसके संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं किसमें समान है जबकि किसमें अलग हैं? जो समावेशन होता है उसमें सभी बच्चों को समावेशित करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो करिकुलम होता है, करिकुलम लर्निंग जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो किस में सेम होंगी? जो समायोजन होता है उसमें तो ये सेम होती हैं, जबकि जो संशोधन होता है उसमें क्या होता है, ये अलग होती हैं, ठीक है। जब हम चीज़ों को इकट्ठा करते जाते हैं, चीज़ों को समायोजित करते जाते हैं, तो उसमें तो करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं यानी कि पाठ्यचर्या जो होती है वो समान होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ चेंज करनी हो, मॉडिफाई करनी हो, तो उसमें वो क्या होती है, अलग होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 7 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकार जो हैं उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट थे उनके अनुसार कौन सा कथन है जो सही नहीं होगा? ज्ञान व्यक्तिपरक है, यानी कि जो नॉलेज होती है वो सब्जेक्टिव होती है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ठीक है। इसने पूछा है सही नहीं होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप सही से देखेंगे तो आंसर आपको खुद पे खुद मालूम चले जाएगा कि जो नॉलेज होती है वो सब्जेक्टिव होती है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान हमेशा व्यक्तिपरक होता है। आपका ज्ञान मेरे से अलग होगा, मेरा ज्ञान किसी तीसरे बंदे से अलग होगा। जो स्टूडेंट होता है यानी कि जो लर्नर होता है वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करता है। मैं जिस समाज में रहती हूँ या फिर आप जिस समाज में रहते हैं, मेरी जो संस्कृति है, आपकी जो संस्कृति है बहुत अलग है। हम सब एक पर्टिकुलर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में क्या करते हैं, अपने ज्ञान की रचना करते हैं। मेरा सोशल स्ट्रक्चर अलग है, आपका अलग है, लेकिन हम सब ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। ज्ञान जो होता है वो बहुलवादी और बहुविध होता है।
एक जगह से ही आप ज्ञान नहीं लेते, आप जहाँ बैठते हैं, जिधर उठते बैठते हैं, सब जगह से आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन अगर लर्निंग को इफेक्टिव बनाना हो तो उसके लिए बाहरी रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आंतरिक रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता होती है। हम लर्निंग सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि हमको कोई टॉफी दे देगा या हमको कोई रिवॉर्ड दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितने भी संरचनावादी थे उन्होंने कभी भी इस चीज को पुनर्वलन जो है उसको इतना प्रमोट नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हो, आप अपने सुख के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज करते हो। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, टीचर को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो ये क्या हो गया? बाहरी मोटिवेशन, ये नहीं होगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, बिल्कुल सही है कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बजा रहे हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, नहीं। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी कथन और कारण है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए, रूढ़िवादिता अलग अलग तरीके की हो सकती है, आपके दिमाग में अलग अलग टाइप के स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप अलग होता है, ठीक है। पर्टिकुलर जो जाति समूह के लिए जो स्टीरियोटाइप होता है वो अलग होता है। अब हमको क्या करना है? इस रूढ़िवादिता को तोड़ना है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्यों? मैंने बताया था कि इनको क्योंकि लगा के सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो एक प्रमुख उद्देश्य होता है, आप एजुकेशन क्यों लेते हो? कि जिससे विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, यानी कि क्रिटिकली, आप चीज़ों को जब क्रिटिकली सोचने लगते हो, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को आप चारों तरफ से उस चीज़ को एनालाइज करते हो, ठीक है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आप चीज़ों को खुद में सोचते हो, आत्मचिंतन करते हो, तो उसके लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कि ए भी सही है और आर भी सही है, और जो आर है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ठीक है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। जो मास्टरी गोल होते हैं ना, ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, यानी कि ये इंटरनली मोटिवेटेड होता है। जबकि जो गोल वाला होता है, गोल परफॉर्मेंस गोल्स जो होते हैं, ये हमेशा एक्सटर्नली मोटिवेट होते हैं, यानी कि आप किसी वैलिडेशन के लिए या फिर किसी रिवॉर्ड के लिए जब कुछ चेंजेस लाते हैं या फिर कमांड करते हैं, तो वो आपका गोल परफॉर्मेंस गोल होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम देखते हैं। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित है। यही बताया मैंने कि जो निपुणता वाला होता है, मास्टरी गोल हमेशा अपने आप में चेंजेस करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा अपडेट करने के लिए केंद्रित होते हैं। ये हमेशा इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आप अपने आप को और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि जो परफॉर्मेंस गोल होता है वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। नहीं, आप दूसरों से प्रशंसा सुनने के लिए नहीं करते हैं। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है। नहीं, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, इसमें किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं किया जाता है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद नहीं, ये इसमें उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते जो होते हैं वो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से अलग होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है। पेरेंट्स और जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ जो रिलेशन होता है उसके इक्वल है, और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसकी समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं वो माता पिता और साथी जो है उनके साथ अलग होता है। आप पेरेंट्स के साथ एक अलग बॉन्ड शेयर करते हो, रिलेटिव्स के साथ एक अलग बॉन्ड शेयर करते हो, लेकिन सिबलिंग्स के संग जो बॉन्ड होता है वो बहुत अलग होता है। क्यों? ये किस में हेल्प करता है? जो चाइल्डहुड होता है, यानी कि 6 से 12 वाली जो एज होती है उसमें समाजीकरण में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आपके भाई बहन होते हैं तो उनके साथ आप क्या करते हैं, धीरे धीरे समाज में घुलना मिलना सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
बच्चों के बीच जो विकासात्मक दर होती है उसमें काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, ठीक है। जो डेवलपमेंटल रेट होती है वो अलग अलग होती है, मतलब वेरिएशंस होते हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि जो विकासात्मक अंतर होता है वो आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 4 होगा। क्यों? क्योंकि असर्शन भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। क्यों? अब देखिए, जो बच्चे होते हैं उनके बीच में जो डेवलपमेंटल रेट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी बच्चे की डेवलपमेंट रेट अलग है, किसी बच्चे की डेवलपमेंट रेट अलग है। आप जिस एज में डेवलप हो रहे हैं जरूरी नहीं कि वो भी उसी टाइम पर डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। और जो डेवलपमेंटल डिफरेंस होता है वो आनुवांशिक के ऊपर डिपेंड करता है और जो अनुभव होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो वुडवर्थ ने दिया था, आनुवांशिकता इनटू पर्यावरण, ठीक है, कि जो विकास होता है वो इससे प्रभावित होता है। बच्चे को जो चीज़ जेनेटिकली इनहेरिट होती है, आपके पेरेंट्स से आप में आई है, मेरे पेरेंट्स से मेरे में आई है, और हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसमें भी विकास बहुत अपना एक इफेक्ट डालता है, ठीक है। अगर मेरे घर का माहौल सही नहीं है तो मेरे अंदर जो विकास है वो काफ़ी लेट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए को अच्छे से डिफाइन करता है। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? विकास का ही इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। जो शुरुआती दौर होता है ना, 2 से 7 साल वाला, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं, इसमें बच्चा जो होता है वो अपनी भाषा सीखने को ज़्यादा वो करता है, मतलब भाषा सीखता है। अब उस एज में अगर बच्चे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले, वो मान लीजिए आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है या मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं अच्छे से अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकूँ, तो मेरे बाद की जो लाइफ होगी उसमें भाषा को चुनने में मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। क्यों? ये विकास का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर है। इस प्रिंसिपल में आनुवांशिक से रिलेटेड कोई चीज़ है? भाषा और अनुभूति जटिल रूप से संबंधित होते हैं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है कि बच्चा अपने शुरुआती वर्ष, ठीक है, जो शुरुआती वर्ष कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि 2 से 7 साल की एज, ठीक है। इसमें बच्चे में भाषा का बहुत अच्छा विकास होता है। इसी टाइम अगर बच्चे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला और वो उस चीज़ से क्या है, वंचित रह गया, तो बाद में बच्चे की जो लाइफ होगी उसमें भाषा चुनने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो भाषा पूरी तरह से, इसमें जेनेटिक्स की कोई बात ही नहीं की है। भाषा और अनुभूति, लैंग्वेज और कॉग्निशन, इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, और वो संवेदनशील काल कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें बच्चा अपने भाषा पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक ऐसा विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहा है, यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया होता है जब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, उसको पढ़ना सिखाया जा सकता है। डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्पेलिंग लिखी है लक्स, तो बच्चा इसको लक्स ना पढ़ के क्या पढ़ेगा? लुक्स, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके आप उनको मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन दे दो तो उससे वो सही हो जाएंगे? नहीं होंगे। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके अगर मैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स दे दूँ पढ़ने के लिए, तो उनका डिसलेक्सिया सही हो जाएगा? नहीं। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, जब आप बच्चे को सख्त दंड देंगे, यानी कि पनिशमेंट वाली बात जहाँ आ जाती है, वो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी कि जो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है उसके थ्रू बच्चे के अंदर जो डिसलेक्सिया होता है उसको सही किया जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बोध आधारित शिक्षण होता है, ठीक है, जो मॉरिसन ने दिया था, उसका अंतर्निहित प्रिंसिपल जो है वो यह विश्वास है, यानी कि जब बोध आधारित बच्चों को समझा के जब कोई टीचिंग की जाती है, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जब टीचिंग हम करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना
पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है जब लर्नर ही इनएक्टिव हो गया और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। जब लर्नर ही आपने इनएक्टिव कर दिया तो फिर बोध आधारित शिक्षण का मतलब ही क्या रहा। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी कम जानते हैं जब लर्नर जानता ही कम है और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है नहीं, तो वो बोध आधारित शिक्षण हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्यों? जो बोध आधारित शिक्षण होता है ना, इसमें अंडरस्टैंडिंग जो होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट किया जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान को यूज़ करके चीज़ों को समझ सके। टीचर हेल्प करेगा। ठीक है, एक ऐसा मतलब सुविधाजनक वातावरण उसको दिया जाएगा जहाँ पर बच्चा अपने ज्ञान को खुद तैयार कर सकता है, अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। इसमें दिया है कि एक टीचर जो है वो अमन की कैसे हेल्प कर सकता है जो जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, और कैसे हेल्प करेगा समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं हम। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे ये कह दे कि प्रॉब्लम ही छोड़ दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब आप किसी बच्चे को ये बोल दोगे, अगर मान लो कोई बच्चा आपके पास प्रॉब्लम लेकर आए, आप उसको डायरेक्टली ये बोल देंगे कि नहीं आप प्रॉब्लम ही छोड़ दो, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करने नहीं। आप किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। अगर आप क्लास में कोई क्वेश्चन पूछे और टीचर आपको डिमोरलाइज कर दे तो ये सही है? नहीं। उसे उत्तर प्रदान करके नहीं, उससे क्या होगा, बच्चा रटेगा। लेकिन अगर समस्या समाधान जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है उसको अगर आपको प्रमोट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एनकरेज करना पड़ेगा और विचार उत्पन्न करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना पड़ेगा। सो द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। ठीक है, जो माध्यमिक कक्षाएं होती हैं, मिडिल क्लास जो होती है, उसमें जो लर्निंग है उसके लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस चीज़ पे बेस्ड होता है। ठीक है, सजा और शर्मिंदगी का डर नहीं। माध्यमिक कक्षा के बच्चे कभी भी सजा और शर्मिंदगी को लेके नहीं डरते। प्रतिस्पर्धी लोकाचार नहीं, कंपटीशन नहीं होता है। अनुबंधन और पुनर्वलन नहीं, अधिगम में पुनर्वलन और अनुबंधन की कोई बात ऐसी की नहीं गई थी। लेकिन जो पीयर ट्यूरिंग होती है यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, एक सहपाठी जो होते हैं वो एक दूसरे का सहारा लेके जब चीज़ें सीखते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं सहकारी अधिगम। इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो होता है, एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, जहाँ एक बच्चे की हेल्प से दूसरा बच्चा आगे बढ़ता है, दूसरे बच्चे की हेल्प से एक बच्चा आगे बढ़ता है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जो विकास होता है वो प्रकृति में असतत है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क से होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 4th। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने बहुत सिंपल एक चीज बोली थी, जहां सामाजिक संपर्क आ जाए ना वो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड होता है। ठीक है, इनका बहुत कोर मानना था कि बच्चा जैसे ही समाज के संपर्क में आता है उसके ज्ञान का धीरे धीरे निर्माण होने लग जाता है। यानी कि जो समाज है, लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से समाज जो है बच्चे के ज्ञान को निर्माण करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 भिन्न अवस्थाएं, पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई थी वो दुनिया की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनमें व्यापक रूप से अलग अलग होती हैं। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है, बच्चों के विकास का जो सार्वभौमिक पैटर्न है उसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कि जो पियाजे की 4 अवस्थाएं थी वो बच्चों का जो विकास होता है, ठीक है, उसमें ये यूनिवर्सल पैटर्न जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। बच्चों के विकास में जो सार्वभौमिक पैटर्न होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। एक इन्होंने सेंसरी स्टेज बताई थी, सेंसरी स्टेज थी इनकी 0 से 2, एक इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी वो 2 से 7 थी, एक कॉन्क्रीट थी जो 7 से 11 थी और एक फॉर्मल ऑपरेशन थी जो 11 से 16 थी।
ठीक है। ये चारों जो स्टेज होती हैं ये क्या करती है, एक यूनिवर्सल पैटर्न जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। हर बच्चा पहले सेंसरी स्टेज में जाएगा, फिर प्री ऑपरेशनल में जाएगा, फिर कॉन्क्रीट में जाएगा और कॉन्क्रीट के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा यानी कि एक लिमिट है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया जाता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखा जाता। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारक के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है। जो लिमिट है उसमें संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया है, बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे ने भाषा पे भी ध्यान दिया है। उन्होंने ये कहा था कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास में मदद करता है, तो इस पे तो उन्होंने बल दिया है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी उन्होंने ध्यान रखा है, तभी तो उन्होंने 4 स्टेज बताई थी कि हर बच्चा अलग अलग है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारक की भूमिका, उन्होंने जैविक जो कारक हैं उनको भी ध्यान में रखा है। लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति है और जो सामाजिक कारक है ये जीन पियाजे का नहीं, ये वाइगोत्स्की जो हैं उन्होंने इस पर फोकस किया है। जहां पर भी समाज और संस्कृति की बात आ जाएगी ना, वहां लेव वाइगोत्स्की जो है वो जुड़े हुए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हर साल लता जो कि कक्षा 6 की एक शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स जो है उसको अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है। क्वेश्चन समझे। जो फीमेल है वो तो गणित की प्रोफेसर है और जो नर्स है वो कौन है, मेल है। उनको करियर पे चर्चा करने के लिए हर साल लता बुलाती हैं। तो क्यों बुलाती हैं, लैंगिक जो होता है यानी कि जेंडर जो है वो जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें ए जो है वो तो सही है लेकिन आर गलत है। क्यों, जो जेंडर डिफरेंस होता है वो कभी भी जन्मजात नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही आपका बर्थ हुआ तब से ही जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है, नहीं। ये सारा चीज़ें किसने बनाई हैं, समाज ने। ठीक है। कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का होके नहीं रो सकता, लड़की जो है वो हमेशा डॉल से खेलेगी। तो ये चीज़ें किसने बनाई हैं, समाज ने, ना कि इन्नेट है। तो आई जस्ट होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें जो विद्यार्थी है, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, जहां पर सारे बच्चे मिलके आपस में क्वेश्चंस पूछते हैं। अधिक प्रश्न नहीं पूछते, नहीं। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही है। और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हम देखेंगे कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी जो अपेक्षाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है और इन्हें कहाँ सीखा जाता है। ठीक है। जैसे मेल या फीमेल जो है उससे एसोसिएटेड जो भी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, तो उसको क्या कहा जाता है और इन्हें मैक्सिमम कब सीखा जाता है। जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं यानी कि जो जेंडर रोल होता है, ये मेल का रोल है, ये फीमेल का रोल है। ठीक है। और ये कब से कब तक चलता है, बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कावस्था तक। ठीक है। बाल्यावस्था 6 से स्टार्ट होता है और वयस्कावस्था आपकी 35 से ऊपर। तो ये आपका पूरा बाल्यावस्था से वयस्कावस्था तक चलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। जेंडर स्थिरता नहीं, ये जेंडर स्थिरता नहीं है। प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता, ये जेंडर रूढ़िवादिता नहीं है, इसमें कोई जेंडर स्टीरियोटाइप सेट नहीं किया है। केवल मध्य वाली अवस्था नहीं। जेंडर पूर्वाग्रह ये भी नहीं है। मुख्य रूप से प्रारंभिक वाली अवस्था नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बुद्धि पे जो सबसे ज्यादा काम किया था ना वो थे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। जिन्होंने 8 टाइप की बुद्धि बताई थी। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो आनुवांशिक कारकों से प्रभावित होती है। बुद्धि को मापने के लिए एक आईक्यू टेस्ट जो होता है वो ही एकमात्र साधन है, नहीं। आईक्यू टेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है MA
अपॉन CA, ठीक है, इंटू 100। MA होता है मेंटल एज, CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज, इंटू 100। IQ है आपका बुद्धि लब्धि, ठीक है। MA बटे CA जो फॉर्मूला है वो दिया था स्टर्न ने। नेक्स्ट ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मूर्तिकार में अलग बुद्धि होती है, लेखक में अलग बुद्धि होती है, डॉक्टर में अलग बुद्धि होती है, और समय के साथ बदली जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की थी। जो सामान्य बुद्धि है वो दी थी स्पीयरमैन ने, ठीक है। इन्होंने जी बुद्धि बताई थी, एक तो सामान्य बुद्धि और एक स्पेसिफिक बुद्धि, और इसकी जो अवधारणा है उसकी आलोचना की, और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत जो है वो प्रस्तावित किया था, ठीक है। मतलब बेसिकली पूछा है कि जो सामान्य बुद्धि है और स्पेसिफिक बुद्धि है ये थ्योरी दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किसने किया था? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बुद्धि पे कोई भी काम नहीं किया था। लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने भी बुद्धि पर कोई भी काम नहीं किया था, ठीक है। चार्ल्स स्पीयरमैन, तो इनकी तो खुद की आलोचना की है, लेकिन ये की किसने है? हार्वर्ड गार्डनर ने। यही एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे और इन्होंने बुद्धि पर अच्छा खासा काम किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है उनके सिद्धांत में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था जिसको लेकर इनको क्रिटिसाइज किया था। किसने किया था? कैरल गिलिगन ने। कि इन्होंने एक थ्योरी दी थी, अगर आपको याद हो तो, नैतिकता की थ्योरी, जिसमें इनकी वाइफ जो होती है उनके लिए दवाई चाहिए होती है। हिंज नामक व्यक्ति है, ठीक है, ये चोरी करते हैं दुकान में, और उसमें दिखाया है कि ये नैतिक था कि अनैतिक था। लेकिन अपने इस पूरे सिद्धांत में इन्होंने लड़की को कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इनके पूरे सिद्धांत में सिर्फ लड़के जो थे उनको लेकर ही बात की गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। विश्लेषणात्मक के मात्रक तरीकों को लागू नहीं करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एनालिसिस नहीं किया गया है। एक चरण सिद्धांत नहीं, इन्होंने कोई सिंगल स्टेज थ्योरी नहीं दी थी। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो जेंडर डिफरेंस था उसको लेकर इनको क्रिटिसाइज किया गया। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जो हैं उसको डेवलप करने में मदद करना चाहती है। इनमें से कौन सी रणनीति जो है वो सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि नहीं। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप उनको ग्रेड दें। ए ग्रेड दे दोगे तो ये नहीं कि बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, ये सही हो सकता है। विद्यार्थियों को जहाँ याद करना आ जाएगा वो अपने आप में ही एक नेगेटिव ऑप्शन है। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना, उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, नहीं, सिखाना नहीं है, रटाना नहीं है। विद्यार्थियों को आप प्रोत्साहित करो कि वे खुद अपनी लर्निंग जो है उस पर चिंतन करें, यानी कि उसको सोचे उस बारे में और अपनी प्रगति जो है उसका मूल्यांकन करें, ठीक है। जो मेटाकॉग्निटिव स्किल होती है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद संज्ञानात्मक ज्ञान। इसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि वो खुद से अपनी लर्निंग को एनालाइज करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इसको हम क्योंकि लगा के सॉल्व करेंगे। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए, ठीक है, जो टीचर्स होते हैं उनको अगर कॉन्सेप्ट को अपना मजबूत करना है तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई टीचर है उसको किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है या उसको स्ट्रेंथ देनी है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने स्वयं की जो संकल्पना होती है, खुद के जो अजम्पशंस होते हैं, उसमें जो उदाहरण है और जो गैर उदाहरण है उनकी पहचान करने के लिए टीचर को कहना चाहिए। क्योंकि जो उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना जो होती है वो मजबूत होती है, जबकि गैर उदाहरण जो होता है वो विद्यार्थियों को भ्रमित करता है, ठीक है। जो गैर उदाहरण होते हैं वो कभी भी विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब भी मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि ये पिलो है, ठीक है, अगर आपके सामने कोई पिलो रखी है, मैं बोलूँ ये पिलो है,
तो ये तो पिलो का उदाहरण है, अगर मैं बोलूँ ये पिलो नहीं है तो ये तो नहीं ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका मतलब भी सेम ही है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद की जो उदाहरण है और जो नॉन एग्जाम्पल्स हैं उनको एनालाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन आर गलत है। जो गैर उदाहरण होते हैं वो कभी भी स्टूडेंट्स को भ्रमित नहीं करते, बल्कि वो बच्चों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं। जो लर्निंग होती है उसके जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि जो जनरल प्रिंसिपल हैं, वो बताते हैं कि जो स्टूडेंट होता है वो बहुत अच्छे ढंग से सीखता है अगर टीचर पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करे और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर प्रदान करे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसे बेसिकली बोला क्या है, जो लर्निंग होती है उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो जो सामान्य प्रिंसिपल होता है, सामान्य सिद्धांत होता है, उसमें बताया है कि जो स्टूडेंट होता है वो बहुत अच्छे ढंग से सीख सकता है। कब? जब जो टीचर है वो पहले जो है कॉन्सेप्ट का पूरी तरह से इंट्रोडक्शन दे। मान लो मुझे आपको बाल्यावस्था पढ़ानी है, किशोरावस्था पढ़ानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहले आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद उसकी हम क्लास में जाते हैं तो पहले अपन परफॉर्मा सा बना के लेके जाते हैं ना कि बच्चों को क्या क्या टॉपिक पढ़ाने हैं, पहले उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम उस पूरे चैप्टर को बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है उसका परिचय देना होगा, फिर उसकी जो बारीकियां है उस पर जंप करना होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। एंड आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू।